नमस्ते दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें जीवन के कई अनछुए पहलू छिपे हुए हैं। मेरा नाम अनुष्का है और मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछले 6 साल से मैं अकेली हूँ क्योंकि एक दुर्घटना में मेरे पति राहुल हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास 2 प्यारे बच्चे हैं, आदित्य और आरती, जो जुड़वां हैं और अभी महज 5 साल के हैं। मेरे पति राहुल के जाने के बाद मैं उसी फ्लैट में रही जिसे हमने शादी के बाद किराए पर लिया था। वो छोटा सा फ्लैट हमारे सपनों का घर था, लेकिन उसका किराया इतना ज्यादा था कि मेरे लिए अकेले उसे चलाना मुश्किल होता जा रहा था। राहुल ने कुछ बचत की थी और बीमा की रकम भी मिली थी, जिससे मैंने कुछ समय तक अपना और बच्चों का गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे कम होने लगे और मुझे चिंता सताने लगी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि राहुल हमेशा कहता था कि वह कमा लेगा और मैं बच्चों की देखभाल करूं। अब क्या करूं? ये सवाल मेरे दिमाग में हर रात घूमता रहता। नौकरी करने का विचार आया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। वे अभी बहुत छोटे थे और उन्हें मेरी जरूरत थी। मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था, अपने मायके लौट जाना। हालांकि मेरे माता पिता से मेरे रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। उनका मानना था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो अब मुझे अपने फैसलों के परिणाम भी खुद ही भुगतने चाहिए। लेकिन मेरे छोटे भाई विशाल ने हमेशा मेरा साथ दिया था। वह मुझसे 3 साल छोटा है और अब तक वो कुंवारा है। उसकी छोटी सी नौकरी है, जिससे वह अपना खर्च तो चला लेता है, लेकिन शादी जैसे बड़े कदम के लिए अभी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जब मैंने अपने माता पिता से बात की, तो वे तुरंत राजी नहीं हुए। मेरी माँ ने कहा, बेटी, तूने हमारी बात न मानकर इस लड़के से शादी की थी। अब तू और तेरे बच्चे हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे। लेकिन विशाल के समझाने पर उन्होंने अंततः हाँ कर दी और इस तरह मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने घर लौट आई। घर आना आसान था, लेकिन यहाँ रहना नहीं। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी सोच पुरानी थी। हर छोटी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता था, कभी बच्चों के शोर पर, कभी खाना बनाने के तरीके पर, या फिर मेरे कपड़े पहनने के ढंग पर। अनुष्का, तू अभागिन है। तेरी वजह से ही तेरा पति तुझे छोड़ गया। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं रात में अकेले में रोती थी ताकि बच्चे न देख सकें। इन सब परिस्थितियों में मेरा विशाल भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा रहा। वह मुझसे कहता, दीदी, हिम्मत मत हारो, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक शाम पापा ने मुझे बुलाकर कहा, अनुष्का, घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। मेरी पेंशन से इतने लोगों का खाना पीना नहीं चल सकता। तुम्हें कोई काम करना होगा। मैंने समझदारी से उनकी बात मान ली। जी पापा, मैं कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगी। बच्चों का ध्यान आप और माँ रख लेंगे ना? लेकिन विशाल भाई को यह बात पसंद नहीं आई। वह मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 2 नौकरियां कर लूंगा। तुम बस घर संभालो और बच्चों का ख्याल रखो। मैंने उसे समझाया, विशाल, यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपना भविष्य सोचना चाहिए। तुम्हारी शादी होगी, अपना परिवार बसाओगे। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। वह नहीं माना, लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की और मुझे एक वकील के दफ्तर में काम मिल गया। अनिल सर बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरी परिस्थिति समझते थे और मुझे कभी देर से आने पर डांटते नहीं थे। लेकिन यह नौकरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। वेतन इतना कम था कि बच्चों की फीस, उनके कपड़े और घर में योगदान करने के लिए कुछ भी बचता नहीं था। मैं हर रात थकी हुई घर लौटती, लेकिन मन ही मन जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं है। एक रात जब बच्चे सो गए थे, मैं बरामदे में बैठी थी। विशाल मेरे पास आया और बोला, दीदी, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। मैंने आह भरते हुए कहा, हाँ विशाल, ये नौकरी मेरे लिए सही नहीं है। पैसे बहुत कम हैं और काम बहुत ज्यादा। विशाल ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, दीदी, तुम नौकरी छोड़ दो। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े, मैं तुम्हें और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वह सच में मेरी मदद करके खुश होगा। उसने मुझे देखकर कहा, वैसे दीदी, तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद की तरह। तुम्हारा चेहरा थकान में भी चमकता है। मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता था। मेरे पति राहुल के जाने के बाद
किसी ने मुझसे ऐसी मीठी बातें नहीं की थीं। विशाल हमेशा मेरी तारीफ करता और कहता कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम अभी भी बहुत युवा हो दीदी, और बहुत सुंदर। तुम्हारी उम्र दोबारा प्यार करने और खुश होने की है, वह कहता। मैं सच कहूं तो मुझे उसकी यह प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसकी इस मिठास और लगातार आग्रह के सामने मैंने अंततः हार मान ली और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। विशाल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने एक और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली और दिन रात मेहनत करने लगा। विशाल अब रात के 10, कभी 11 बजे थका हारा घर लौटता। मैं उस समय तक जागकर उसका इंतजार करती। घर के बाकी लोग, मेरे बच्चे, माँ और पिताजी तब तक सो चुके होते। बच्चों को सुलाकर मैं रसोई में जाती और ताज़ा खाना परोसती। विशाल के कपड़े धोना, उन्हें इस्त्री करना और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अनुष्का दीदी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, विशाल कहता, जब मैं थाली में गर्मा गर्म रोटियां रखती। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी? तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, ये तो मेरा फर्ज बनता है, मैं मुस्कुराते हुए जवाब देती। खाना खाते हुए हम दोनों बातें करते। विशाल अपनी नौकरी के किस्से सुनाता और मैं अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताती। ये वो पल होते जब हम बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करते, जैसे समय का पहिया वापस बचपन में घूम गया हो। शनिवार की रात तो हमारे लिए खास होती। विशाल को अगले दिन छुट्टी रहती, इसलिए हम देर रात तक टीवी देखते, पुराने किस्से याद करते या बस कुछ कहे बिना एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। मुझे याद है, पिछले शनिवार विशाल बाजार से लौटते वक्त मेरी पसंदीदा गोलगप्पे और बच्चों के लिए रंगीन बॉल लाया था। अरे वाह, तुमने तो आज जश्न मना लिया, मैंने खुशी से कहा था। विशाल भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, नई नौकरी का पहला वेतन मिला है, सोचा थोड़ी खुशी मना लूं। गोलगप्पे खाते हुए मैंने कहा, विशाल भाई, अगर मुझे भी तुम्हारी नई कंपनी में कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं भी थोड़ा योगदान दे पाऊंगी। विशाल ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं दीदी, वहाँ काम बहुत मुश्किल है, रात की शिफ्ट है और शारीरिक मेहनत भी ज्यादा, ये मर्दों के लिए ही ठीक है। मैंने निराश होकर कहा, पर मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती, आखिर मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हैं। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, दीदी, ऐसा मत कहो, तुम्हारे और बच्चों के लिए मेहनत करना मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे भी अब मैंने शादी ब्याह का ख्याल छोड़ दिया है, मैं कोई जवान तो हूं नहीं अब। मैं हंस पड़ी, क्या बकवास कर रहे हो, तुम अभी सिर्फ 25 के हो और दिखते भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे लिए ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी होंगी, और जो लड़की तुम्हें पाएगी वह बहुत खुशनसीब होगी। विशाल भाई चुप रह गया, बस मुस्कुरा दिया। सच कहूं, मेरा भाई विशाल वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि गांव में सभी उसे पसंद करते थे। कभी किसी की बुराई नहीं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर। मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरा भाई है, बल्कि वास्तव में उसकी आत्मा निर्मल थी। एक शनिवार की रात हम फिर से देर तक जागे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। विशाल ने अचानक कहा, दीदी, मैं कब से सोच रहा हूं, तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। नहीं विशाल, मैं नहीं चाहती। मेरे 2 बच्चे हैं और तुम जानते हो, सौतेले पिता के साथ बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। मुझे अपनी आरती बेटी के लिए चिंता होती है। विशाल भाई ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दीदी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना या गलत मत समझना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम भाई बहन हैं विशाल, हमारे बीच ऐसी कौन सी बात है जिसमें गलतफहमी हो सकती है? कहो, उसने हिचकते हुए कहा। सच कहूं दीदी, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा शादी करो। मैं चौंक गई। क्यों विशाल? ऐसा क्यों? इससे तो तुम्हारे कंधों से मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी हट जाएगी। नहीं दीदी, उसने मुझे देखते हुए कहा, मुझे यह जिम्मेदारी अच्छी लगती है। तुम और बच्चे घर में हो तो घर जीवंत लगता है। हमें बचपन से ही एक दूसरे की आदत रही है। तुम्हें याद है, जब हम दोनों मिलकर गांव के पिछवाड़े वाले तालाब में नहाने जाते थे? मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि विशाल मुझे अपने साथ रखना चाहता है। माँ पिताजी हमेशा मुझे दूसरी शादी के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन विशाल भाई चाहता था कि मैं यहीं रहूं, उसके साथ। त्योहारों पर विशाल मेरे और बच्चों के लिए नए कपड़े लाता।
दिवाली पर तो उसने अपनी पूरी तनख्वाह हम पर खर्च कर दी थी। बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए साड़ी और घर के लिए नए पर्दे। विशाल, कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लो, मैंने उसे समझाया। तुम्हारी शादी के लिए कुछ तो बचत करो। वह मुस्कुराया। दीदी, मैंने कहा ना, शादी का ख्याल छोड़ दिया है। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। न तुम शादी करोगी न मैं। मैं हंस दी और बात टाल दी। लेकिन जब कभी मैं उसके कमरे की सफाई करती तो कुछ चीजें नोटिस करती जो मुझे अजीब लगतीं। उसके बिस्तर पर दाग, उसके मोबाइल में छिपे हुए वीडियो। मैं समझती थी कि 25 साल का कुंवारा जवान युवक है। ये सब स्वाभाविक है। लेकिन इन चीजों को देखकर मुझे अपने पति राहुल की यादें ताज़ा हो जातीं। वे अंतरंग पल जिनसे मैं 6 सालों से वंचित थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती और कभी कभी घंटों अपने कमरे में बंद होकर वो वीडियो देखती रहती। एक रात जब हम दोनों देर तक जागे थे, टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक दृश्य थे। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोने जा रही हूं विशाल। तुम्हें भी सो जाना चाहिए। कल जल्दी उठना है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दीदी, तुम जाओ। मैं बस थोड़ी देर और फिल्म देखकर आता हूं। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कुछ विचित्र से विचार घुमड़ रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगी। अचानक गले में सूखापन महसूस हुआ। प्यास लगाई थी। मैं धीरे से उठकर पानी पीने रसोई की ओर बढ़ी। गलियारे से गुजरते हुए मैंने देखा कि विशाल के कमरे से रोशनी आ रही थी। अरे, यह अभी तक जाग रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। विशाल की आदत थी लाइट जलाकर सो जाना और फिर बिजली का बिल बढ़ने पर शिकायत करना। मैंने सोचा बिजली बचाने के लिए लाइट बंद करके आऊं। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज किए झांक कर देखने लगी और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। विशाल अपने मोबाइल पर मेरी तस्वीर को बड़ा करके देख रहा था। वह दिवाली वाली फोटो जिसमें मैं लाल साड़ी में थी। और वह कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं खड़ी रह गई, न अंदर जा पा रही थी न वापस लौट पा रही थी। मेरे मन में विचारों का तूफान उठा। क्रोध, भय और कुछ और जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। शायद एक अजीब सी खुशी। कोई मुझे इस तरह चाहता है। 7 साल बाद कोई मुझे एक औरत के रूप में देख रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल दिया। विशाल, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आवाज थरथरा रही थी। वह चौंक गया। झटपट फोन को बंद करके मुझसे नजरें चुराते हुए बोला। कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस। मैंने सब देखा है विशाल, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। तुम मेरी तस्वीरें क्यों देख रहे थे? वह भी इस तरह? वह चुप रहा, सिर झुकाए। मेरे दिमाग में अजीब विचार घूम रहे थे। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों उसके करीब जा रही थी। शायद वो 7 साल की तन्हाई, वो रात का सन्नाटा, या शायद वो प्यार और अपनेपन की भूख जो मेरे अंदर थी। देखो विशाल, मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, मैं तो घर में ही हूं। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत? हम हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। इससे शायद शायद हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए। विशाल ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता, आशा और भय का मिश्रण था, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। दीदी, क्या तुम सच में? उसकी आवाज कांप रही थी। घर में सन्नाटा था। बच्चे गहरी नींद में थे। माँ पिताजी अपने कमरे में सो चुके थे। और फिर जैसे कोई बांध टूट गया। विशाल ने धीरे से मेरा हाथ थामा और उसका स्पर्श बिजली की तरह मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। 7 साल की तन्हाई और भूख एक पल में जाग उठी। हम दोनों ने एक दूसरे को वो दिया जिसकी हमें भूख थी। प्यार, आत्मीयता, अपनापन। उस रात हम एक दूसरे में इस तरह खो गए जैसे हम पति पत्नी हों, न कि भाई बहन। वह पल इतना सुंदर था, इतना गहरा, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम अभी भी परिवार के सामने भाई बहन थे, लेकिन जब सब सो जाते, हम वो हो जाते जो हमारे दिल चाहते थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। फिर एक सुबह, जब मैं अपने कमरे में थी, अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठी और मुझे उल्टी आ गई।
मैंने पहले तो सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ, और फिर अगले दिन भी। मेरे मन में शंका जागी। मैं चुपचाप गांव से थोड़ी दूर स्थित आदिवासी बस्ती में गई, जहां बूढ़ी माएं रहती थीं, जो गांव की स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज करती थीं। माई ने मेरे पेट पर हाथ फेरा, मेरी आंखों में झांका और कुछ सवाल पूछे। बेटी अनुष्का, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पेट में नई जान पल रही है। मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, ये बच्चा विशाल भाई का है, मेरे भाई का। वापस लौटते समय मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने आप को कोसना शुरू किया। ये मैंने क्या कर दिया अपने ही भाई के साथ, और अब ये हाल। मैं अपने आप से नफरत करने लगी। घर पहुंचकर मैं सीधे विशाल के पास गई, जो अभी अभी नौकरी से लौटा था। विशाल भाई, मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या हुआ दीदी? उसने मेरे चेहरे के भाव देखकर चिंतित होकर पूछा। मैं 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 हिचकियां लेने लगी। मैं मां बनने वाली हूं, विशाल। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों की ताकत जवाब दे गई हो। ये ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी दीदी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। हमें हमें ये रिश्ता खत्म करना होगा, लेकिन पहले इस समस्या का हल निकालना होगा। हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। क्या करें? गांव में किसी को पता चल गया तो हमारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? उनके भविष्य का क्या? मैं शहर के एक डॉक्टर से बात करता हूं, विशाल ने कहा। हम मेले के बहाने शहर जाएंगे। वहां कोई नहीं जानता कि हम भाई बहन हैं। अगले दिन हम दोनों शहर गए। एक छोटे से क्लिनिक में डॉक्टर ने मेरी जांच की और पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूं। मुझे यह बच्चा नहीं रखना, मैंने भारी मन से विशाल से कहा। यह हमारी गलती का नतीजा है विशाल। हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। विशाल ने मेरा हाथ थामा और हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने वह कदम उठाया जो शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था। वापस गांव लौटने के बाद मेरा दिल और मन दोनों ही भारी थे। मैंने विशाल से कहा, अब हमें अपनी अपनी जिंदगी अलग करनी होगी। मैं अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी शुरू करो। विशाल की आंखों में आंसू थे। माफ करना दीदी, उसने कहा, मैंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। नहीं विशाल, इसमें हम दोनों की गलती थी, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन अब हमें सही रास्ते पर चलना होगा। मैंने अगले दिन ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरा इरादा था शहर में कोई काम ढूंढकर बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द और खालीपन बढ़ता गया। विशाल भी परेशान दिखने लगा था। वह काम से आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता, खाना भी वहीं खाता। हमारी नजरें मिलने से कतराती थीं, लेकिन जब कभी मिलतीं, उनमें एक अजब सी पीड़ा झलकती। एक रात मैं बच्चों को सुलाकर बाहर आंगन में बैठी थी। आसमान में चांद खिला हुआ था। विशाल भी वहां आकर चुपचाप बैठ गया। दीदी, उसने धीरे से कहा, मैं कल शहर जा रहा हूं। मुझे वहां एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है यही सही है, उसने कहा। मैं यहां रहूंगा तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगा, और माँ पिताजी को भी शक हो सकता है। मैं चुप रही। वह सही कह रहा था। हमारे रिश्ते का रहस्य अगर कभी खुला तो न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। फिर अचानक विशाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। क्या? मैंने धीरे से पूछा। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम और बच्चे, हम सब एक साथ शहर चले जाए। वहां कोई हमें नहीं जानता। हम हम पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। कोई नहीं जानेगा कि हम भाई बहन हैं। मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। विशाल, तुम पागल हो गए हो क्या? यह ये गलत है। पर क्यों दीदी? उसने आवेग से कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम खुश हैं साथ में। बच्चे भी मुझसे प्यार करते हैं। जब तक कोई जानता नहीं, तब तक क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसका हाथ झटक दिया। बस करो विशाल, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पाप है, और अगर कभी किसी को पता चल गया तो? हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा सच हमारे साथ ही रहेगा।
विशाल ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दीदी, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ बहन के रूप में नहीं। यह प्यार नहीं, वासना है विशाल, मैंने कड़कते हुए कहा। हालांकि मैं जानती थी कि यह सिर्फ वासना नहीं थी। हमारे बीच कुछ और गहरा था, लेकिन उसे नाम देना पाप था। विशाल वहां से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं आंगन में बैठी रही, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। अगली सुबह मैं जब उठी तो देखा कि विशाल का कमरा खाली था। वह अपना बैग लेकर चला गया था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय दीदी, मैं जा रहा हूं। ये शहर छोड़ के तुम सही कहती हो, हमारा साथ रहना गलत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी या बच्चों की जिंदगी में कोई परेशानी आए। मैंने शहर में एक नौकरी ली है, हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। जब तक मैं हूं, तुम्हें या बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माफ करना दीदी मुझे, तुम्हारा विशाल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।